ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होते हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा अगर सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ती हैं, तो सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट यानी ऊष्मा जो आए या गर्मी हम जिसे कहें वो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र यही होगा। अब एक बार हम लोग वायु का परिसंचलन या विंड मूवमेंट एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, हाई प्रेशर अगर होगा तो इस तरह से आउटवर्ड यानी बाहर की ओर, और अगर लो प्रेशर होगा तो उस प्रेशर जो एरिया है, लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब का क्षेत्र, उसकी तरफ इस तरह से वायु का परिसंचलन होगा, यानी विंड मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा। अगर उच्च दबाव होगा तो उससे दूर, और अगर निम्न दबाव होगा तो उसके पास। इन दो फिगर्स में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। तो देखिए, ये अगर हाई प्रेशर है यहाँ पर, तो इस एरिया से जो उच्च दबाव का क्षेत्र, यहाँ से दूर जाएगी सारी वायु। और यहाँ पर अगर निम्न दबाव का क्षेत्र किसी भी कारण से, तो यहाँ पर वायु इसकी तरफ आएगी, और जैसे ये अगर इसमें नमी है तो ये ऊपर जाकर क्या होगा, मेघ निर्माण यानी क्लाउड फॉर्मेशन, और फिर बारिश की संभावना बनती है। अब देखिए, जैसे ही सूर्य से रेडिएशन से जैसे ही धरती और पानी यानी अगर महासागर है या फिर महाद्वीप है वो जब गर्म होना शुरू होता है, तो उसके साथ क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, आप ये सब जानते ही हैं कि किस तरह से मेघ निर्माण होता है और फिर बारिश की संभावना बढ़ती है। अब इस सब की शुरुआत हुई है ये जो ऊष्मा मिली है सूर्य से उससे, और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से। ये विंड मूवमेंट हमने एक बार देखा, वायु का परिसंचलन किस तरह से। तो अब जहाँ पर भी अगर मान लीजिए दो पॉइंट है या दो एरियाज़ हैं बड़े बड़े जहाँ पर उच्च और निम्न दबाव का क्षेत्र है, तो उच्च दबाव से वो वायु परिसंचलन होते हुए किस तरफ जाने लग जाएगी, निम्न दबाव क्षेत्र की ओर। तो इस रोटेशन की वजह से कोरियोलिस बल डेवलप होगा। ये आपने समझ ही लिया है, एनिमेशन के थ्रू भी देख लिया है। जैसे ही मान लीजिए हवा इस तरह से, वायु इस तरह से मूवमेंट या गतिशील होती है, तो वो सीधी ना जाती हुई बल्कि वो उसमें एक मूवमेंट में एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इस तरह से वो मुड़ जाएंगी। और ये हमने जब वायुदाब की पेटियाँ पढ़ा था तब भी अच्छे से देखा ही था, जिसमें ये व्यापारिक पवनें जो थी, ट्रेड विंड्स, कैसे वो विषुवत रेखा की तरफ जब आती हैं तो उनमें इस तरह से एक घुमाव या एक मोड़ आ जाता है, एक डिफ्लेक्शन हो जाता है। ये तो हमें क्लियर था ही। अब एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशंस देखते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा यानी तापमान बढ़ेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, अगर यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक जल क्षेत्र है, जैसे कि ओशियंस हो गए या फिर बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ हो गई, हमारे केस में हम ओशियंस देख रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन होगा यानी वाष्पीकरण होगा। जैसे वाष्पीकरण होगा और उच्च तापमान की वजह से वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। ये तो क्लियर है। तो अगर मान लीजिए ये एरिया है जहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र है, तो तुरंत आपको मैंने बताया था कि विंड मूवमेंट इस तरफ होगा, इसकी तरफ, यानी जो वायु का परिसंचलन है वो, इसकी गतिशीलता इस तरफ बढ़ेगी, मतलब सभी इस पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करेगी हर जगह से हवा। और उसमें क्योंकि ये एक जलीय क्षेत्र है बहुत बड़ा महासागर का, तो वहाँ पर बहुत सारा उनमें नमी होगी, और नमी होने की वजह से जैसे ही ये इवापोरेट होकर यानी वाष्पीकरण होकर ऊपर जाएगी, तो एक इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता का एक क्षेत्र बन जाएगा, जिसे मेघ निर्माण की वजह से बारिश और दूसरी संभावनाएं बनती हैं। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। तो इसका मतलब कि एक बहुत बड़ा जल स्रोत या सोर्स उसे मिल गया है जहाँ से उसे नमी प्राप्त हो सकती है, और ये तटीय क्षेत्रों यानी स्थलों की तरफ या कोस्ट की तरफ आते ही उधर गतिमान होते हैं और आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश होता है। ये हर साल हम लोग सुनते भी हैं, हमारे जो खासकर बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर अत्यधिक वर्षा, तूफान, ये सब लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक यानी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और हिंद महासागर में ये चक्रवात यानी अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन कहा जाता है। अटलांटिक किस तरफ है, यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका, दोनों अमेरिका जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका उसके बीच में, तो वहाँ पर इन्हें कहते हैं हरिकेन। हमारे यहाँ पे कहते हैं चक्रवात या साइक्लोन। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में इसे टाइफून कहा जाता है।
यानी जो साउथ ईस्ट एशिया का, चाइना का, जापान का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे टाइफून कहते हैं। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशियन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाएगा, वहाँ पे विली विलीज इन्हें कहा जाता है। तो जब ये विंड मूवमेंट होता है या फिर लो प्रेशर से जब ऐसे ऊपर की तरफ जाती है हवा, वायु, तब ऐसे सर्कुलर या स्पाइरल या सर्पीली आकार में वो ऊपर जाने लग जाती है और कपासी मेघ या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का निर्माण होता है। और ये ही अस्थिरता या इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण है, जो हमने पहले देखा भी था जब आपको मैंने फ्रंट पढ़ाए थे, वाताग्र पढ़ाए थे, कोल्ड फ्रंट्स, वार्म फ्रंट्स, ऑक्लूडेड फ्रंट, दूसरे जो भी जितने भी वायु राशियों के जो मिलन से या इंटरेक्शन से जो सीमा का या बाउंड्री क्षेत्र बनता, वहाँ पे वाताग्र बनते थे और इस तरह से मेघों का निर्माण होता था। ये कपासी मेघ या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहलाते हैं। अब देखिए इस तरह से जब ये पानी के ऊपर बन रहा है, ये तो हम समझ ही गए कि जहाँ पर महासागर है वहाँ पर इस तरह के चक्रवातों का निर्माण हो रहा है और कोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ये तट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तट रेखा पर जैसे ही पहुँचते हैं, इनका सोर्स या स्रोत जो इनकी एनर्जी का है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या होगा, ये क्षीण होने लग जाएंगे और क्षीण होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो दे लूज देयर एनर्जी, दे लूज देयर सोर्स एंड दे फाइनली स्टॉप। एंड व्हेन दे एक्चुअली हिट द कोस्ट इट इज़ कॉल्ड एज लैंडफॉल। तो जब वो तटों पर टकराते हैं उसे लैंडफॉल कहा जाता है। अब ये जनरली कहाँ होता है, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं ये चक्रवात, और इनकी दिशा यानी इनका डायरेक्शन वो अनिश्चित है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी सडन चेंज होता है, मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है। मैं लास्ट में इसका कंपैरिजन दोनों का बताऊंगा, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। इसलिए बहुत विध्वंसक भी होते हैं, मतलब इनका जो डायरेक्शन है, जो एक पाथ होगा, उसे पहले से प्रिडिक्ट करना किसी भी मीटेरोलॉजिकल मॉडल के थ्रू बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर क्लाउड फॉर्मेशन जैसे बताया, मेघों का निर्माण, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर या नमी होती है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। कोरियोलिस बल के हवा के कारण हवा के सर्पिल परिसंचरण को प्रेरित करता है, जो मैंने आपको बताया ना स्पाइरल, तो ये कोरियोलिस बल के कारण और ज़्यादा इसमें स्पाइरल आ जाता है। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल करती हैं इसके ओरिजिन के लिए या इसकी उत्पत्ति के लिए? तो एक बृहद समुद्री सतह यानी काफ़ी ज़्यादा वास्ट लैंड वाटर बॉडी यू नीड, ओके, और जहाँ का तापमान यानी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। कोरियोलिस बल तो होना ज़रूरी है ही, तभी वो सर्पीली या स्पाइरल वे में आएगा। और ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, यानी जो वर्टिकल मूवमेंट है उसमें डिफरेंस थोड़ा सा कम होगा। यानी वर्टिकल मूवमेंट कैसे होगा, तो ये जो लो प्रेशर एरिया है यहाँ से ऊपर की तरफ वायु मूव करना शुरू करेगी या गति करना ऐसे स्पाइरल वे में, ठीक है। और इस तरह से काफ़ी सारी पवन इस तरह से आएगी ऐसे खींचती हुई इसके तरफ, और वो सब ऊर्ध्वाधर उनका मूवमेंट शुरू होगा या गति शुरू होगी। तो इन सब में जो अंतर होगा वो काफ़ी कम होगा। और अगला क्या कारण हो सकता है, कमज़ोर या निम्न दाब क्षेत्र। तो मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर एरिया तो ज़रूरी है ही है, और समुद्र तल तंत्र का ऊपरी अपसरण, इस तरह से कुछ कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं उत्पत्ति के लिए। अब मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन, कन्वेक्शन करंट्स, आई कूल्ड एंड एयर, ये सब चीज़ें सभी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को बनाने में एक तरह से हेल्प करती हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी, जो सेंटर सबसे बीच में बनेगा एक लो प्रेशर या निम्न दबाव का क्षेत्र, और सभी जगह से एयर कन्वर्ज होगी, है ना। इस तरफ वायु की गति कुछ इस तरह से होगी, गतिशीलता, कि वो उसका परिसंचरण बीच में या निम्न दबाव के क्षेत्र की तरफ होगा, और फिर उसके बाद में एक स्पाइरल वे में या सर्पीले आकार में ये ऊपर उठना शुरू करेगी, और सबसे ऊपर होकर मैच्योर स्टेज की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आकर फिर ये इसका डाइवर्जन या अपसरण जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, ये दूर दूर चला जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसके बीच में जो केंद्र है, सिर्फ इसी के आसपास सारा ये स्पाइरल या सर्पीला पवनों का परिसंचरण होता है, इसीलिए इसे आई कहते हैं। और इसका 150 से 250 किलोमीटर तक इसका व्यास हो सकता है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में पाया जाता है। ये प्रेशर डिफेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर हम जब भी हमने चक्रवातों की बात करी है तो लो प्रेशर की बात करते हैं। लो प्रेशर होने की वजह से ही तेज़ हवाएं चलती हैं, लेकिन एक डिफेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि बीच में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हाई प्रेशर या उच्च दबाव का क्षेत्र है,
इसका मतलब क्या होगा, ये जो बीच का काफ़ी बड़ा व्यास का जो क्षेत्र है, उच्च दबाव का क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पर क्लियर स्काई होगा, बिल्कुल कोई भी मेघों का निर्माण नहीं होगा। और जैसे ही इसकी आई के जो वॉल है इससे इस तरफ या इस तरफ गए तो वहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर होने की वजह से काफ़ी सारे मेघ निर्माण और बहुत तेज़ हवा चलेगी। तो ये आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको थोड़ा सा समझना है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, वही जैसे अभी आपको मैंने डिस्कस किया था कि बहुत स्विफ्टली मूव होती है, मतलब इतनी तेज़ी से अपना रास्ता बदलते हैं कि इसे प्रिडिक्ट करना रूट को, पाथ को बहुत मुश्किल हो जाता है। मॉइस्चर से ये फ्यूल, मतलब इनका सोर्स क्या है, नमी, वहाँ से इन्हें स्रोत इनको मिलता है उस जगह। सो व्हेन साइक्लोन इज कट ऑफ फ्रॉम द सी एंड मूव टुवर्ड्स लैंड इट स्टार्ट्स वीकनिंग। तो जैसे ही वो कोस्ट की तरफ आएगा, लैंड की तरफ, लैंडफॉल होगा और वीक हो जाएगा क्योंकि उसका सोर्स कट ऑफ हो जाता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लैंडफॉल किस तरह से, देखिए ये एक स्पेस से लिया गया एक वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट का पिक्चर है जिसमें भारत की तरफ बढ़ते हुए एक चक्रवात या साइक्लोन की तस्वीर दिखाई गई है। तो जैसे ही ये लैंडफॉल करेगा ये कोस्ट पर, ये वीक होना शुरू कर जाएगा, लेकिन वहाँ पर बहुत तबाही मचा सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और उनके मंथ भी दिए गए। जैसे हमारे जून से नवंबर, जो खासकर जो मानसून वाले जो टाइम है, जो मंथ है, वहाँ पर जनरली इस एरिया में पाए जाते हैं। और सेम जून से दिसंबर में यहाँ पर भी। अब आपको कुछ अलग अलग नाम बताए थे ना, इंडियन ओशन में इन्हें कहते हैं हम लोग साइक्लोन, जबकि अटलांटिक में इन्हें क्या कह देते हैं, हरिकेन्स, और इस तरह के क्षेत्र में टाइफून, यहाँ पर विली विली वगैरह वगैरह टाइप के इसके नाम हैं। लेकिन आप देख लेंगे ये सबका डिस्ट्रीब्यूशन इस एरिया में है। और कंपैरिजन टेम्परेट या बहिरुष्ण कटिबंधीय और ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय। तो क्योंकि ये ट्रॉपिकल नहीं है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, टेम्परेट एरिया में है, तो इसका अक्षांश तो ज़्यादा होगा, 30 से 40 डिग्री लैटीट्यूड या अक्षांश होगा, जबकि इसका अक्षांश थोड़ा सा कम होगा। मतलब आप जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो आपके विषुवत रेखा के आसपास का, इक्वेटर के आसपास का एरिया, वहीं पर होगा, ये हम बताइए। फिर देखिए, अब ट्रॉपिकल एरिया में ही तो तापमान या ऊष्मा की वजह से कोई भी चेंजेस आएंगे। टेम्परेट रीजन में तो वैसे भी ज़्यादा तापमान का फ़र्क होता नहीं है, या वहाँ पे सूर्य की किरणें इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं, तो वहाँ पे जो डायनेमिक रीजन्स है, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा, वो इसके कारण ज़्यादा है, ना कि तापमान। जैसे कि फ्रंटल इंटरेक्शन, ये एक डायनेमिक कारण है, जबकि सागर सतह या सी सरफेस टेम्परेचर का हाई होना ये तापमान या ऊष्मा का कारण है। ठीक है, इसका जो मूवमेंट है या गति है वो पश्चिम से पूर्व है, जबकि पूर्व से पश्चिम होना किसकी खासियत है, ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी। इसका ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, धीरे धीरे चलता है, प्रिडिक्टेबल है, उसके पाथ को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कौन सा रूट लेगा। लेकिन इन चक्रवातों में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, ये डिफ़िकल्ट होता है और बहुत छोटे क्षेत्र में बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। और विंड स्पीड देखिए 40 से 50 किलोमीटर, यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा, तो इसीलिए इतने ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट इसका 980 मिलीबार, थोड़ा सा हाई प्रेशर है रिलेटिवली, ये भी लो प्रेशर कहलाता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं आप दाब कितना कम है, 880 से भी कम जा सकता है। अब एक मेन जो सबसे खास इनमें डिफरेंस है वो है पावरफुल ऑन लैंड। मतलब ये जब लैंड पर पहुँच जाएंगे, लैंडफॉल होगा, वहाँ पे और ज़्यादा तबाही मचाएंगे, तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तब भी होंगे, जबकि आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लैंडफॉल होते ही वीक हो जाते हैं। तो ये मेन लैंड को ज़्यादा अफेक्ट करता है, जबकि कोस्टल एरिया को ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो क्योंकि लैंड पर भी वीक नहीं होगा तो ये ज़्यादा समय तक बना रहेगा, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्विकली डिसिपेट हो जाता है लैंडफॉल होते ही। अब इनके कारण क्या क्या हैं, अभी हमने कारण कुछ देखे थे, एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन ले रहा हूँ मैं, कि उष्णकटिबंधीय सागर सतह यानी हाई टेम्परेचर जब भी होगा इस क्षेत्र में, वो भी महासागर की सतह पर, कितना बताया था, मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, तब ये होना है। गर्म जलधाराएँ जब आ जाती हैं, और इनका मूवमेंट पूर्व से पश्चिम जो बताया था। अब यूपीएससी में इसके ऊपर एक प्रश्न भी आया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक सीमित हैं, ऐसा क्यों? अभी हमने इसके रीजंस देखे ही हैं कि कहाँ कहाँ पर। पहली बात तो ये क्रिएट किस वजह से होता है, ये भी हमने देखा कंपैरिजन में। वो कंपैरिजन टेबल आप फिर से अगर चाहें तो देख सकते हैं एक बार, काफ़ी काम की चीज़ है। उसी से इस पूरे के पूरे दोनों जो टाइप के साइक्लोन्स हैं उसका पूरा समरी
उन्हीं 2 स्लाइड्स में है। आप चाहे तो फिर से एक बार देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। सी यू नेक्स्ट टाइम।